हेलो दोस्तों, देखिए हमने जो पॉलिटिकल साइंस शुरू की थी उसमें पहला लेसन शुरू किया था सेक्शन बी का 12th क्लास का। उस पार्ट को रेगुलर लगातार पढ़ाया जा रहा है, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है बीच में। और देखिए बहुत से बच्चों की एक परेशानी है, एक क्वेश्चन है उनका, वो ये कह रहे हैं कि सर जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है क्या वो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा दोबारा। देखिए इसका जवाब ये है कि जो हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं वो केवल स्टडी से पहले की स्टडी है आपकी, कि जब ये हम दोबारा स्कूल के अंदर शुरू करेंगे तो इसको ज़्यादा समझने में टाइम नहीं लगेगा, पढ़ाया तो दोबारा जाएगा लेकिन इसको समझने में समस्या नहीं होगी। और देखिए कोविड-19 चल रहा है और इसका कोई निश्चित टाइम भी नहीं है कि कब खत्म होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि विद्यालय कब खुलें। वैसे 1 जुलाई बताया गया विद्यालय को खोलने की डेट को, लेकिन अगर स्थिति नॉर्मल रही तो ये देखा भी जाएगा, अगर नहीं रही तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है इसको। तो आप जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको तो आप रेगुलर पढ़ें। देखिए मजाक में ना लें इन क्लासों को, क्योंकि ये भी विद्यालय की तरह ही चल रही है ऑनलाइन क्लासें। केवल अंतर इतना ही है कि विद्यालय में आप नहीं है, आपको अच्छी सुविधा मिल रही है कि आप घर बैठ के पूरे आप सुरक्षा में हैं, घर बैठ के आप अध्ययन कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो घर बैठ के लगातार इन क्लासों को अटेंड करें आप। और देखिए ये रेगुलर ही चल रहा है, लेसन डाल रहे हैं, कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक इधर उधर से नहीं उठाया गया है कि इधर उधर से उठा लिया हो, लगातार ही चल रहा है और लगातार ही हम आपको पढ़ाएंगे चाहे कितना भी हो। जब तक विद्यालय नहीं खुलेंगे तब तक तो ये पढ़ाया ही जाएगा ऑनलाइन में। इससे आपको हेल्प मिलेगी और समझने में बाद में दिक्कत भी नहीं आएगी। तो देखिए पहला पार्ट था 12वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस का, भारत के संविधान की विशेषताएं, जिसमें मैंने कुछ विशेषताएं बता दी थी पहले। जैसे एक प्रस्तावना है, पहली विशेषता। दूसरी बताया था मैंने वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। और तीसरा बताया था मैंने समाजवाद। समाजवाद के बाद मैंने बताया था पंथ निरपेक्षता। ये बताए थे मैंने पिछली वीडियो में। 4 विशेषताएं मैंने बताई थी। संविधान का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था, उसकी परिभाषा मैंने बताई थी। दोबारा उसको रिपीट कर देता हूं मैं। संविधान का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था, अगर इसका संधि विकसित करें तो सम प्लस विधान होता है, यानी इक्वल रूल, समान नियम कानूनों की एक संहिता है, एक दस्तावेज है संविधान। जिस देश का भी संविधान है उसने अपने नागरिकों को समान अधिकार दे रखा है, सभी कानून संविधान के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। अगर संविधान की परिभाषा की बात करें तो कई परिभाषाएं बन जाती हैं संविधान की। संविधान एक लिखित और अलिखित दस्तावेज होता है, ये परिभाषा हो गई। यानी देशों ने संविधान लिख भी रखे हैं और ऐसे भी देश हैं जिनका संविधान लिखा हुआ है, अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। अगर अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान है, अलिखित संविधान है, उसका प्रथाओं पर रीति रिवाजों पर टिका हुआ उस देश का संविधान। और अगर निर्मित संविधान की बात करें तो सभी देशों का संविधान निर्मित है। एक संविधान सभा ने सभी देशों का संविधान जो है, संविधान सभा बनी थी, संविधान सभाओं ने अपने अपने देशों के संविधान बनाए, जनमत संग्रह से संविधान बनाए गए थे। ऐसा नहीं है कि एक दिन ही में संविधान बना दिया गया हो। भारत का संविधान एक लंबी प्रोसेस के बाद बना था। 2 साल 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संविधान को बनाने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 घंटे। ये नहीं दिया जाता है कभी भी, लेकिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 2 घंटे लगे थे निश्चित, लेकिन यहीं तक रोक देते हैं इसे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अगर इसको
बिल्कुल फिक्स में ही पूछा जाए। बाद में भी क्या समय लगा था, कुछ समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 घंटे भारत के संविधान को बनाने में लगा समय। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कितनी लंबी प्रोसेस चली होगी संविधान की। संविधान जब बनाया गया था भारत का संविधान, मूल संविधान में जो मूल संविधान था भारत का 395 अनुच्छेद जोड़े गए थे उसमें। भारत का जो मूल संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में हम ये भी जानते हैं कि भारत में किसी न किसी कानून को लेके संशोधन चलते रहते हैं, अमेंडमेंट चलते रहते हैं, कई संशोधन हो चुके हैं। तो संशोधनों के माध्यम से ये भी बताया जाता है कि वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 463 हो चुकी है। 463 अनुच्छेद बताए जाते हैं वर्तमान में। मूल संविधान में 395 और वर्तमान में अनुच्छेद 463। अनुच्छेद विधि प्रावधान है अनुच्छेद। प्रत्येक अनुच्छेद में अलग अलग कानून, अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। ये समय लगा था, संविधान सभा ने इसको बनाया था। इसके बाद जो भारत का संविधान है वो लिखित है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान, आर्टिकल के आधार पर, अनुच्छेदों के आधार पर। क्यों? क्योंकि 395 अनुच्छेद, वर्तमान के 463 आर्टिकल किसी भी देश के संविधान में नहीं है। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहते हैं भारत के संविधान को। अगर विश्व का सबसे छोटा संविधान देखें तो अमेरिका का संविधान है विश्व का सबसे छोटा संविधान। मात्र अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल हैं, 7 अनुच्छेद हैं। और ये भी ध्यान रखना, विश्व में सबसे पहले जिस देश ने अपना संविधान बनाया, लिखित संविधान जिस देश ने बनाया था वो अमेरिका ही था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हो गया और 1789 को उसका संविधान तैयार हो गया, मान्य कर दिया उसको। वो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान था और सबसे छोटा संविधान भी है। तो देखिए आगे अगर बात करें विशेषताओं की दोबारा, प्रियम्बल हमने बताया था कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना उद्देश्य का है, शीर्षक है। देखिए प्रस्तावना को अगर दोबारा बताऊं मैं आपको, क्या विशेषता मैंने बताई थी इसकी। प्रस्तावना उद्देश्य का है। उद्देश्य का मैंने बताया था कि प्रस्तावना को उद्देश्य का कहा जाता है। उद्देश्य का क्या है? उद्देश्य का सीख है, शीर्षक है। पूरा संविधान हमने बना दिया, पूरा संविधान लिख दिया। उस संविधान को बनाने के पीछे, उस संविधान को लिखने के पीछे क्या महत्वपूर्ण मकसद था हमारा, उस मकसद को एक नाम दे दिया प्रस्तावना का, उद्देश्य का यानी सीख का। आप देखिए अगर प्रस्तावना की बात करें कि कैसे बनी प्रस्तावना, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति के माइंड में अचानक आ गई कोई प्रस्तावना और जोड़ दें इसमें। देखिए इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि अमेरिका कॉमा ऑस्ट्रेलिया कॉमा उद्देश्य प्रस्ताव, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया उद्देश्य प्रस्ताव, तीनों पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए बता तो मैं पहले दिए, ये तो मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको। उद्देश्य का सीख कहते हैं इसको। अमेरिका क्यों लिया है हमने और ऑस्ट्रेलिया क्यों लिया है, उस वीडियो में मैंने बताया था। विचार, भाषा और आदर्श। अचानक जब हम संविधान बना रहे थे तो हमारे माइंड में अचानक विचार आ गया कि अमेरिका का संविधान है, उसकी प्रियम्बल, उसकी प्रस्तावना है, उसकी प्रस्तावना है। ये बात जिस देश के प्रति हमारे माइंड में सबसे पहले वो अमेरिका था, यानी प्रस्तावना का विचार अमेरिका से। अब विचार आ गया, अब हमको ये नहीं पता, चलो विचार तो आ गया, प्रस्तावना होनी चाहिए। अब होनी कैसी चाहिए, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो भाषा
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। इसका मतलब जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो लैंग्वेज है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावित है। प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। इन दोनों देशों से एक प्रारूप बना दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव नाम दे दिया, एक फॉर्मेट, एक ड्राफ्ट नाम दे दिया। उस ड्राफ्ट में उन्होंने आदर्श लिख दिए कि कौन कौन से वाक्य उस प्रस्तावना में होंगे। उन्होंने उस ड्राफ्ट को तैयार किया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उसको प्रस्तुत कर दिया। संविधान सभा ने उसका अध्ययन किया, उसमें जो आदर्श थे उनको पढ़ा। उन आदर्शों को पढ़ने के बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर दिया और भारत की संविधान में प्रस्तावना प्रारंभ में जोड़ दी गई। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था इसको, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है भारत की वो संविधान की आत्मा की तरह है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रस्तावना है वो राजनीतिक जन्म कुंडली है। राजनीतिक जन्म कुंडली कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा था प्रस्तावना के बारे में। इसके अलावा अर्नेस्ट वारकर इन्होंने ये कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो कुंजी नोट है। कुंजी नोट, कुंजी नहीं, कुंजी नोट। कुंजी नोट प्रस्तावना को जिसने कहा अर्नेस्ट वारकर, राजनीतिक जन्म कुंडली जिसने कहा के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और संविधान की आत्मा जिसने कहा था वो ठाकुरदास भार्गव। इसके अलावा एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, कॉन्स्टिट्यूशंस के व्याख्याता सुभाष कश्यप, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यानी अलग अलग विचारकों ने अलग अलग नाम दे दिए प्रस्तावना को, और ये थी वो। हो गया प्रस्तावना। अब अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता है वयस्क मताधिकार। वयस्क, देखिए वयस्क व्यक्ति कौन होता है? भारत में जो वयस्क व्यक्ति माना गया है वो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके व्यक्ति को मानते हैं। अगर व्यक्ति की उम्र 18 साल हो गई हो, 18 से ऊपर कितना भी हो, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 18 हो गई हो तो वो व्यक्ति वयस्क है कानूनी प्रावधानों के आधार पर। भारत में चुनाव करवाए जाते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो विधानसभाओं के हों, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, उन तीनों के तीनों चुनावों को वयस्क मताधिकार के आधार पर ही कराया जाता है। देखिए लोकसभा के चुनाव हों, चाहे राज्यसभा के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे पंचायती राज के चुनाव हों, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, तीनों के तीनों चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं भारत के अंदर। यानी 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुका प्रत्येक व्यक्ति अपना वोट डाल सकता है। तो देखिए जब हमारा संविधान बना तो क्या यही 18 वर्ष उम्र थी उस संविधान में कि 18 साल की उम्र का व्यक्ति वोट डाल सकता है? देखिए 18 साल उम्र नहीं थी उसमें, 18 की जगह उसमें 21 वर्ष की एज थी। जिस व्यक्ति की उम्र 21 साल है वो वोट डालेगा, 21 साल से कम का व्यक्ति वोट नहीं डालेगा। तो एक अमेंडमेंट, एक संशोधन करवाया था संविधान में, 61वां संशोधन 1989। राजीव गांधी के शासनकाल में यह करवाया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, और जो ये 21 साल की उम्र थी वोट डालने की,
इसको घटाया और घटाकर कर दिया 18 वर्ष। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से व्यक्ति की वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ये बात भी हमारे संविधान की विशेषता है। हो गया क्लियर? 18 साल की उम्र का व्यक्ति भारत में वोट डाल सकता है जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो राज्यों में, चाहे राज्यों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव हो, पंचायती राज के हों, प्रत्येक व्यक्ति वोट डाल सकता है। प्रारंभ में जब मूल संविधान बना तो उसमें व्यक्ति की वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी, जिसको घटा दिया 61वें संविधान संशोधन से 1989 में। राजीव गांधी के शासनकाल में यह अमेंडमेंट हुआ था और व्यक्ति की वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये वयस्क मताधिकार है, दूसरी विशेषता। अगर तीसरी विशेषता की मैं बात करूं, समाजवाद। और दूसरा मैंने बताया था साम्यवाद, और तीसरा होता पूंजीवाद। ये शब्द है संविधान में, समाजवाद, और इनको और लिख दिया मैंने। देखिए जब तक ये देखिए ये दूसरे से संबंधित हैं, ये समझ में आ गया, ये भी आ जाएगा और ये भी हो जाएगा क्लियर। समाजवाद क्या है? मैंने कहा था शोषण से मुक्त समाज। सोशलिज्म है शोषण से मुक्त समाज। किसी भी प्रकार का समाज में शोषण नहीं होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करेगा, वो सोशलिज्म है। साम्यवाद क्या है? दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। साम्यवाद देखिए दोनों ही समानता को बढ़ावा देती हैं, उद्देश्य दोनों का एक ही है, समाजवाद और साम्यवाद का। दोनों समानता स्थापित करेंगे। ये ऐसी समानता करेगी कि शोषण नहीं होगा समाज में, और ये ऐसी समानता करेगी कि समाज में जो समाज बनेगा वो वर्ग विहीन होगा। समाज बन गया लेकिन उस समाज को हमने तोड़ दिया टुकड़ों में। अमीर वर्ग बन गया अलग, गरीब वर्ग बन गया अलग, यानी वर्ग के आधार पर टूट गया पूरा समाज। ऐसा नहीं होगा, समाज वर्ग विहीन होगा, किसी प्रकार का वर्ग नहीं होगा, समान होगा प्रत्येक व्यक्ति। वो साम्यवाद है। शोषण नहीं होगा, वो समाजवाद है। पूंजीवाद ये भी आएगा 12th क्लास पॉलिटिकल में, आगे की विचारधाराओं में। पूंजीवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, उन दोनों व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित की गई विचारधारा थी। पूंजीवाद नाम से ही पता चल रहा, पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा जो अमीरों का समर्थन करती है। अमीरों का समर्थन करने वाली विचारधारा पूंजीवाद। एक सिद्धांत इसके अंदर आता अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का मतलब है कि एक उद्योग खुला हुआ है, उद्योग में 10 रुपए की कोई वस्तु बनाई गई, यानी कच्चा माल भी चाहिए, बिजली का खर्चा भी होता, पानी का खर्चा भी होता, मजदूरों का खर्चा भी होता है। कुल जो लागत निकल के आई वस्तु की वो 10 रुपए थी पूरा मिला के। मार्केट में इस वस्तु को 20 रुपए में बेच दिया गया था, यानी 10 रुपए अतिरिक्त बचा लिए। तो ये जो विचारधारा थी पूंजीवाद, इस पूंजीवादी विचारधारा को बदलते हुए ये तर्क दिया गया था कि ये जो 10 रुपए अतिरिक्त बचाए गए हैं, ये 10 रुपए उद्योग मालिक को नहीं दिए जाएंगे, उन व्यक्तियों को दिए जाएंगे जिन्होंने उद्योग में रह के वस्तुओं का निर्माण किया, उनका उत्पादन किया है, ताकि हम उन व्यक्तियों का समर्थन कर सकें, उन्हें समाज की एक धारा में शामिल कर सकें। पूंजीवाद। वर्ग विहीन समाज होगा साम्यवाद, शोषण से मुक्त समाज होगा समाजवाद, और हमें मतलब है केवल समाजवाद से। समाजवाद शब्द को 42वां संशोधन करके 1976
इंदिरा गांधी के शासनकाल में कराया गया था। ये मिनी संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 को, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रावधान इसी संशोधन से जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में। मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। तो देखिए ये संशोधन करके 42वां संशोधन करके प्रस्तावना में सोशलिज्म समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। और देखिए हम समाजवाद पढ़ रहे हैं, वैसे दो शब्द जुड़े थे प्रस्तावना में। समाजवाद पहला, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीन शब्द थे। शोषण से मुक्त समाज, किसी भी धर्म को बड़ा नहीं माना जाएगा, भाषा, धर्म, लिंग, नस्ल, जाति के आधार पर भारत के टुकड़े नहीं किए जाएंगे, अखंडता, पंथनिरपेक्षता और समाजवाद, ये तीन शब्द 42वें अमेंडमेंट 42वें संशोधन से 1976 में जोड़े गए थे। समाज में शोषण ना हो, समाजवाद शब्द जोड़ दिया, यानी शोषण से मुक्त समाज का निर्माण जिस विचारधारा में किया जाता है वो सोशलिज्म है, समाजवाद। और इसको 42वें संशोधन से जोड़ा था 1976 में, जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। ये हो गया समाजवाद। अगर तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता की बात करें तो पंथनिरपेक्षता, ये भी मैंने अभी बताया था। पंथनिरपेक्षता 42वां संशोधन 1976, पंथनिरपेक्षता शब्द को, सेक्युलर शब्द को 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और पंथनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको, कि राज्य किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं देगा। किसी भी धर्म को राज्य धर्म का ना तो दर्जा दिया जाएगा, ना ही राज्य धर्म का दर्जा दिया गया है, नहीं दिया गया है। सभी धर्म समान हैं, कोई भी धर्म बड़ा नहीं है, वो सेक्युलर है, पंथनिरपेक्षता है। और इस शब्द को 42वें अमेंडमेंट 42वें संशोधन से 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था, संविधान में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ये हो गई इसकी चौथी विशेषता। ये चार विशेषताएं हो गई। अगर पांचवी विशेषता की बात करें, एकल नागरिकता, सिंपल सिटीजनशिप। क्या है एकल नागरिकता? क्या होती है एकल नागरिकता? भारत में है, संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया है। और एकल नागरिकता है भारत के संविधान में, ये प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं इसके अंदर। देखिए इसको समझ लें, एकल नागरिकता क्या होती है, सिंपल सिटीजनशिप। भारत में है एकल नागरिकता, एक होती है दोहरी नागरिकता, दोनों अलग अलग हैं। पहले एकल नागरिकता को देख लें। व्यक्ति की पहचान उसके जिले से नहीं होगी, उसके गांव से नहीं होगी, उसके राज्य से नहीं होगी, उसके देश से होगी केवल। देखिए भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। कोई भी नागरिक राजस्थान का है और राजस्थान का जो नागरिक है वो निकल के महाराष्ट्र में चला जाए, अगर राजस्थान का नागरिक महाराष्ट्र में चला जाए और उसकी पहचान फिर जिससे होगी वो भारत होगा, भारतीय है, यानी राज्य माना भी जाएगा कि राजस्थानी है, लेकिन सर्वोपरि है उसका देश। यानी जिस देश में व्यक्ति की पहचान, जिस देश में व्यक्ति की आइडेंटिटी
उसके देश से हो जाए, आधार एक ही हो पहचान का उसका देश, वो एकल नागरिकता है, सिंपल सिटीजनशिप है। और भारत में एकल नागरिकता होगी, ये बात जिस देश के संविधान से जोड़ी गई वो ब्रिटेन का संविधान था। ब्रिटेन के संविधान से ली गई है एकल नागरिकता का प्रावधान। और एकल नागरिकता का जो संवैधानिक प्रावधान है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक किया गया है। नागरिकता के आर्टिकल हैं 5 से लेके 11 तक और भाग है 2। वर्तमान में CAA सिविलाइजेशन या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था, इसका उल्लेख अनुच्छेद 11 में ही है। यानी नागरिकता से संबंधित अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो कानून बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट का है, भारत के अंदर संसद का है, और यह अधिकार हमने अनुच्छेद 11 के अंतर्गत दिया है नागरिकता का। सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप रखा है हमने नागरिकता का प्रावधान। ये होगा एकल नागरिकता, जिस देश में व्यक्ति की पहचान उसके देश से होती है वो एकल नागरिकता है। और देखिए अगर सीधी सी और सरल भाषा में अगर बात करें, कोई नागरिक भारत का है और वो अमेरिका में चला जाता है, तो भारत से गए हुए नागरिक को मान के चलिए वो जो भारत का नागरिक था वो राजस्थान का था, वो राजस्थान में जयपुर का था। बहुत कम लोग होंगे विदेश में जो जयपुर को जानते होंगे या जानते भी होंगे, और राजस्थान को जो जानते होंगे वो भी बहुत कम होंगे, फिर भी वो जानते भी होंगे राजस्थान को, लेकिन ज्यादातर जिस शब्द को जानते होंगे वो भारत होगा। यानी विदेश में व्यक्ति की पहचान उसके देश से हो गई, नागरिकता है, एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता क्या है? सीधी सी बात है, जब इसमें व्यक्ति की पहचान का आधार एक है, पहचान का आधार एक है, तो इसमें व्यक्ति की पहचान का आधार व्यक्ति की पहचान का आधार 2 हैं। पहचान के आधार 2 कैसे होंगे? उसकी पहचान के आधार 2 ऐसे होंगे, मान के चलिए भारत का फिर दोबारा उदाहरण ले लें, हमने भारत में दोहरी नागरिकता लागू कर दी, एकल नागरिकता है, मान के चलिए दोहरी नागरिकता अगर लागू कर दी तो इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति की पहचान के आधार 2 होंगे। एक तो उसका राज्य से उसकी पहचान होगी, और एक उसका देश। 2 पहचान पत्र, 2 आइडेंटिटी कार्ड होंगे व्यक्ति के। ऐसा नहीं है लेकिन भारत के अंदर आइडेंटिटी कार्ड एक ही होता है उसका, उसके देश का भारतीय पहचान पत्र का। यानी व्यक्ति की पहचान भारत में भारत से होती है। अगर दोहरी नागरिकता की बात करें तो अमेरिका में चलती है। दोहरी नागरिकता 2 पहचान पत्र अमेरिका में होते हैं व्यक्ति के। 50 गणराज्य हैं अमेरिका में, 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य का आइडेंटिटी कार्ड है व्यक्ति के पास, और उसके अलग देश का भी होता है, देश का और राज्य का 2 पहचान पत्र, वो दोहरी नागरिकता है। हो गया क्लियर? ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता का प्रावधान लिया है भारत के संविधान में। भारत के अगर संविधान में बात करें तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता का उल्लेख है, और संविधान के आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि नागरिकता से संबंधित अगर कोई कानून बनेगा तो भारत की पार्लियामेंट बनाएगी, भारत की संसद बनाएगी। दोहरी नागरिकता की अगर बात करें तो दोहरी नागरिकता में व्यक्ति की पहचान के आधार 2 होते हैं, एक उसका राज्य और एक उसका देश, और दोहरी नागरिकता जिस देश में चलती है वो अमेरिका है। ये हो गई इसकी 5वीं विशेषता, एकल नागरिकता। ये 5 विशेषताएं हो गई। अगर अगली विशेषता की अगर बात करें तो उसमें जोड़ देता हूं मैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार भाग 3
अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मेन चीजें हो गई। देखिए, भारत में व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, समान है, शोषण उसका नहीं होगा, अपने धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार वो जीवन व्यतीत करेगा, उसका पढ़ने का अधिकार होगा। अगर उसके अधिकारों का हनन होगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत अगर मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वो अपने राज्य के हाई कोर्ट में या देश के सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। तो देखिए, मौलिक अधिकार होंगे व्यक्ति के विकास के लिए अमेरिकी संविधान से दिया गया है मौलिक अधिकारों का प्रावधान। मौलिक अधिकार को संवैधानिक बना दिया भाग 3 में जोड़कर। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मैग्ना कार्टा कहते हैं राइट्स का अनुच्छेद 12 से 35 को। अब जो ये 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं? देखिए, क्रम से ही हैं ये। समानता का अधिकार, अगर पहले मौलिक अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रावधान है भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार होंगे, ये बात भारतीय संविधान से जोड़ी गई थी। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, लेकिन जब संविधान बना था मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अब देखिए, जो 7वां मौलिक अधिकार उसको हटा दिया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकारों में, लेकिन 44वां संशोधन, 44वां अमेंडमेंट कर दिया 1978 में। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उनके शासनकाल में करवाया गया था। इस संशोधन को करवाने के बाद जो मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार जुड़ा हुआ था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से उसको हटा दिया। और मौलिक अधिकारों से हटाने के बाद संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार। आर्टिकल 300 सेक्शन के मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिए गए। जब संविधान बना मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई। जो मौलिक अधिकार से हटाया था संपत्ति का अधिकार वो अनुच्छेद 31 में जुड़ा हुआ था, और अनुच्छेद 31 में से जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का उसको 44वें संशोधन से 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में संशोधन को करवा के मौलिक अधिकारों से हटा दिया इसे और विधिक अधिकार बना दिया, एक कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300 सेक्शन के अंतर्गत। ये हो गया। अब देखिए, जो 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में वो कौन कौन से क्रम से? समानता का अधिकार है पहला, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये है समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सुरक्षा कवच है मौलिक अधिकारों का। जो ऊपर के 5 राइट्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर इनका कोई उल्लंघन करेगा, इनका कोई दुरुपयोग करेगा, यानी अगर व्यक्ति के अधिकारों का इनका कोई हनन करेगा तो हनन की स्थिति में व्यक्ति अपने राज्य के हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, 2 न्यायालयों में जाकर रिट दायर कर सकता है अपने अधिकारों के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए। ये हो गए मौलिक अधिकारों का प्रावधान।
देखिए विशेषताएं हो गई, प्रस्तावना करा दिया हमने, वयस्क मताधिकार करा दिया, समाजवाद करा दिया, पंथ निरपेक्षता करा दिया, एकल नागरिकता करा दिया, मौलिक अधिकारों का प्रावधान करा दिया। भारतीय संविधान की विशेषताओं में अगर अगली विशेषता की बात करें तो जो अगली विशेषता है वो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान, फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां लिख देते हैं इसको मूल कर्तव्य। मूल संविधान जब बना था भारत का, मूल संविधान में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य और मूल कर्तव्य एक ही है, प्रावधान नहीं था। भारत का संविधान जब बना तो उसमें मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। तो फिर कैसे आ गए मूल कर्तव्य? एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मूल कर्तव्यों की बात सामने आई थी और इस समिति के सिफारिश पर ही बयालीसवां संशोधन करवाकर 1976 में मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ दिए। मूल संविधान जब बना भारत का उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। समिति ने अपनी सिफारिशें रखी, उन सिफारिशों के आधार पर अमेंडमेंट हुआ, 42वां संशोधन करवाया गया। 42वां संशोधन 1976 करवाकर मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ दिए। लेकिन जब मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे तो इनकी संख्या 10 थी। मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 10 के बाद, तो 11वां मौलिक कर्तव्य है शिक्षा का। शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में। उस संशोधन को करके 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जुड़ गया और 10 से इनकी संख्या हो गई 11। देखिए अगली विशेषताओं को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हमने विशेषताएं कराई हैं मूल कर्तव्यों पर। धन्यवाद।